सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहते हैं कि जिसका सर्किट पूरा है उसकी जिंदगी के अंदर तो उल्लास ही उल्लास है, उसकी जिंदगी के अंदर तो गतिशीलता ही है, कभी भी जिंदगी के अंदर उसमें उदासीनता नहीं है। लेकिन जिसका सर्किट टूटा हुआ है, जिसका सर्किट शॉर्ट सर्किट है, तो वहां तो परेशानियां ही परेशानियां है। जी हां दोस्तों, जिंदगी के अंदर यदि हमारी कोई भी परेशानियां आए, उन परेशानियों को यदि विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा माँ बाप और टीचर के पास उन परेशानियों को यदि हम शेयर करें, साझा करें, तो निश्चित तौर पर जिंदगी के अंदर हमारा एक पूर्ण सर्किट होता है। और मैं इसलिए आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमेशा अपने जिंदगी के सर्किट को बनाने के लिए माँ बाप और अध्यापक को साथ में रखें और अपनी परेशानियों को उनसे साझा अवश्य करें। आप यूं समझिएगा कि यदि आप अपनी परेशानियों से खुद ही जूझते रहोगे और खुद ही निर्णय लेते रहोगे, तो आपके पास केवल आपका ही निर्णय होगा और हो सकता है कि वो निर्णय अपूर्ण हो। आप इसको यूं समझिए दोस्तों, जैसे आपके पास $1 है और मेरे पास भी $1 है और हमने एक दूसरे को ये डॉलर का आदान प्रदान किया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो डॉलर मेरे पास था वो आपके पास चला गया और जो डॉलर आपके पास था वो मेरे पास चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी $1 थे और आदान प्रदान करने पर भी $1 था। लेकिन यूं समझिएगा, यदि आपके पास एक अच्छा ख्याल है, अच्छा थॉट है, अच्छा विचार है और मेरे पास भी एक ख्याल है, एक थॉट है, एक विचार है, और यदि हमने इनका आदान प्रदान कर दिया, तो आपके पास भी 2 अच्छे विचार होंगे और मेरे पास भी 2 अच्छे विचार होंगे। इसलिए हमेशा अपने विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। और जो शख्स हमेशा अपने साथ इन शख्स को लेकर अपना सर्किट बनाता है, उसकी जिंदगी में तो धारा की तरह ही गतिशीलता बनी रहती है और आराम से जिंदगी के अंदर एक बल्ब की भांति प्रकाश ही प्रकाश जिंदगी के अंदर मिलता रहता है। और दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम भी है सर्किट। पूरा बोले तो इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट तो है लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या इसकी परिभाषा है? कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट अवयव हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर काम में आते हैं? उनके अंदर क्या क्या खूबियां हैं? ये सब कुछ जानने का प्रयास आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अतः आप सभी अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। आप वीडियो को यदि शुरुआत में थोड़ा सा देख के, कई बच्चे यदि अपन उसको आगे नहीं देखते, तो जितना कोई भी टीचर आपको समझाना चाहता है वो पूरा आपको नहीं समझा पाएगा। इसलिए याद रखें दोस्तों, हमेशा जब भी मैं कोई भी टॉपिक शुरू करूं, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ये आपके लिए पूर्णतः हितकर होगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। विशेष तौर पर बात करें, 10th क्लास के अंदर दिया हुआ है, 12th क्लास के अंदर दिया हुआ है, और प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो आने वाली एक बहुप्रतीक्षित परीक्षा जिसकी तैयारी राजस्थान में लाखों बच्चे कर रहे हैं, रीट के अंदर भी नवीनतम पाठ्यक्रम में विद्युत धारा के आगे यहां पर शब्द दिया हुआ है विद्युत परिपथ। सिलेबस के अंदर दिया हुआ है विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। इसलिए इस टॉपिक को जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने इससे पहले विद्युत धारा का टॉपिक देखा होगा, जो नवीनतम पाठ्यक्रम में आपके दिया हुआ था टॉपिक, और आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके आगे का पोर्शन ले रहा हूं और उसका नाम है विद्युत परिपथ। क्या होता है विद्युत परिपथ? तो बहुत सिंपल सी बात है कि परिपथों में बहता क्या है? परिपथों को अपन बनाते किससे हैं? परिपथों में तरह तरह के अपन कंपोनेंट लगाते हैं, अवयव लगाते हैं। लेकिन आपने कभी लैब में भी देखा होगा या घरों में भी देखा होगा, होते क्या है हमारे पास? तार। और तारों से अपन परिपथ को बनाते हैं और तारों के बीच बीच में तरह तरह की युक्तियां लगा देते हैं। कोई बल्ब लगा दिया, कोई सेल लगा दिया, कोई एमीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, लेकिन है तो तार। और ये जो तार है उनके अंदर बहती क्या है? धारा। तो विद्युत परिपथ की परिभाषा भी यही है, किसी बंद तथा सतत धारा का जो एक बंद पथ होता है, सतत और बंद पथ धारा का, उसी का नाम है विद्युत परिपथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि विद्युत परिपथ की परिभाषा क्या है। तो विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को मैं लिखना चाहूंगा यहां पर,
विद्युत धारा के, परिभाषा पता होनी चाहिए विद्युत परिपथ की, विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को, कंटिन्यूअस नहीं है तो टूट जिए, सर्किट टूट जिए, धारा नहीं बहे, तो विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये डेफिनेशन है, कई बच्चों को तो इसकी परिभाषा ही पता नहीं होती है, विद्युत परिपथ कहते हैं। हां, यदि वो परिपथ कहीं से टूटा हुआ है तो फिर अपन उसको कह देते हैं खुला परिपथ, ओपन सर्किट, की सर्किट जो है वो ओपन हो गया। तो परिपथ की परिभाषा तो यही है कि विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को, कंटिन्यूअस है, क्लोज होना चाहिए, पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। और यदि परिपथ कहीं से टूट जाता है या अपन परिपथ को ऑफ कर देते हैं, स्विच लगाते हैं, स्विच गर्म होते हैं ना, स्विच है, खटका, बिजली का खटका, चालू कर दे बंद कर दे, तो यहां पर मैं लिखूं यदि परिपथ कहीं से टूट जाता है या ऑफ है, टूट जाता है या ऑफ है, ऑफ का मतलब खटके से बंद कर दिया, तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। दूसरी बात, नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में इस परिपथ को हम खुला परिपथ कहने लग जाते हैं कि परिपथ कैसा है, खुला। तो ये तो पहली बात है कि विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। और उसके बाद में यदि परिपथ कहीं से टूट जाता है या ऑफ है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये इसकी सबसे पहले परिभाषा हमको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आगे जो है कि हम विद्युत परिपथ के बारे में आगे ये कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो विद्युत परिपथ को बनाने में काम में आते हैं। वायर तो आते ही है काम में, तार तो आते ही है, लेकिन तार के अलावा कौन कौन से कंपोनेंट अवयव विद्युत परिपथ को बनाने में काम में आते हैं। तो मैं इसको राइट ऑफ कर रहा हूं, उतार लीजिएगा, उतार लिया होगा। छोटी सी परिभाषा है, साथ के साथ आप चीजों को समझते भी चलें, देखते चलें, आपके लिए पूरी तरह से हितकर होगा। पढ़ाई में पूरी तरह से गंभीरता रखें और उल्लास से पढ़ाई करें, मजे से पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई जो है ये वो चीज है जो जिंदगी के अंदर आपको कहीं न कहीं पर एक अच्छी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने वाली है। इसलिए पढ़ाई को कभी भी बोरियत होकर न पढ़े, उल्लास से पढ़े। कोई गलत काम थोड़ी है, तो ऐसा काम है जिससे कि आपको बहुत एक आपके मन के अंदर उठने वाली अभिलाषा जो है वो प्राप्त होने जा रही है। और इसीलिए इस पढ़ाई के अंदर तो आपके मन के अंदर एक खुशी होनी चाहिए कि एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे कि हमको एक अच्छी चीज मिलेगी, और ये आपकी पढ़ाई है। इसके बाद में आगे है विद्युत परिपथ में काम में आने वाले, विद्युत परिपथ में काम में आने वाले, विद्युत परिपथ में काम में आने वाले अवयव ऑब्लिक उपकरणों के संकेत। अवयव ऑब्लिक उपकरण, विद्युत परिपथ में कौन कौन से अवयव काम में आते हैं, उनके संकेत क्या हैं, उनके काम क्या है, ये सब कुछ अब हम यहां पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आती है, उसका नाम है सेल। अब आप कहोगे गुरुजी सुना तो बहुत है सेल। सेल आप जानते हो, ये जो सेल होता है इसको अपन बनाते हैं दो डंडी, एक बड़ी और एक छोटी, दो डंडी। बड़ी को हमेशा प्लस और छोटी का हमेशा क्या लेते हैं, माइनस। और आपको वीडियो पहले जो विद्युत धारा का था उसमें बताया था, धारा हमेशा परिपाटी के अनुसार प्लस से कहां बहती है, माइनस, अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। तो सेल का सिंबल ये होता है। और ये जो सेल है ये क्या करता है, सेल एक स्रोत है किसका, विद्युत ऊर्जा का। और इसलिए सेल के बारे में कहते हैं कि सेल जो है ये क्या करता है, सेल के अंदर रसायन भरा हुआ होता है, रिएक्शंस होती है, अर्थात यह रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। ये कन्वर्सन करता है, किसको किसमें करता है। अच्छा, यदि कोई कहे गुरुजी सेल से काम नहीं चल रहा, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे सेलों को जोड़ देता है। ऐसे कई बार नहीं लगाती, एक सेल, दो सेल, एक के पीछे एक सेल बना के एक पूरा अपन ने बना दिया, कई सेल जोड़ दिए। और कई सेल जोड़ दिए तो ये हो गया सेलों का संयोजन। और दोस्तों इस सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं। तो प्लस माइनस, एक सेल दूसरा सेल, बड़ी डंडी छोटी डंडी, बड़ी डंडी छोटी डंडी, बड़ी डंडी छोटी डंडी। तो ये जो आपने बनाया क्या, सेलों का संयोजन, जिसको बोलते हैं बैटरी।
और नाम है बैटरी। बैटरी होता ही यही है, सेलों का संयोजन। और बैटरी जो है उसका काम भी यही है, वह भी रासायनिक ऊर्जा, क्योंकि सेल ही है बस सेलों का संयोजन है, तो वह भी रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करती है। इसके बाद में अगला जो है अवयव उपकरण, उसके अंदर आता है कुंजी। अब कुंजी जो है, कुंजी का मतलब खटका, घरों में अपन बोलते हैं स्विच या खटका, खटको दबा जो लाइट आज है तो खटको। तो कुंजी जो होती है, यदि आपने लैब में देखा होगा तो ऐसे एक डिवाइस होती है जिसके अंदर अपन ऐसे लगा देते हैं, तो लगाते ही धारा बहने लग जाती है, और हटा देते हैं सर्किट टूट गया। तो ये जो है कुंजी का एक प्रतीक चिन्ह होता है। यदि इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको अपन बोलते हैं खुली कुंजी। क्या बोलते हैं, खुली कुंजी। कुंजी को अपन कैसे दर्शाते हैं, एक तरह से स्विच होता है, और यदि उसके अंदर डॉट नहीं लगा रखा तो खुली कुंजी कहलाती है। प्लग भी बोलते हैं, स्विच भी बोलते हैं। तो खुली कुंजी बोल दो, खुला प्लग बोल दो, या खुला स्विच बोल दो। खुली कुंजी, खुला प्लग या खुला स्विच, एक ही बात है। कई बार कोई भी शब्द वहां पर आ सकते हैं परीक्षा में, तो याद होना चाहिए ये खुला हुआ है। और यदि इसमें अपने टिप्पी लगा दी, टिप्पी का मतलब बंद कर दिया, तो उसका नाम बंद कुंजी, बंद प्लग या बंद स्विच कहलाता है। उतारिएगा एक बार जल्दी से इसका। तो ये आपके विद्युत परिपथ में काम में आने वाले अवयव या उपकरण चल रहे हैं। मिटा रहा हूं मैं इसको, आगे देखो आप। तो ये जो सेल बैटरी है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो सेल है, ये सेल आप जानते हो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। जो सेल यूज एंड थ्रो होते हैं, यूज एंड थ्रो का मतलब काम में ले और फेंको, यूज एंड थ्रो, अर्थात जिनको केवल एक बार में ही काम में ले सकते हैं, अर्थात जिनमें होने वाली अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है, अनुत्क्रमणीय। ऐसे जो सेल होते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक सेल। जैसे आपने देखा होगा अपने घड़ी में जो सेल डालते हैं, जो घड़ी होती है, वॉल क्लॉक जो होती है, उसमें सेल है, खराब हो जाता है तो फेंक देते हैं। तो यूज एंड थ्रो, अपनी अपनी घड़ियों में जो सेल है, एक साल में खराब हो जाता है, एक डेढ़ साल में जब भी है फेंक देते हैं। ऐसे सेल जो केवल वन टाइम यूज में आते हैं, फेंक दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं प्राथमिक सेल। और प्राथमिक सेल जैसे वोल्टीय सेल है, लेक्लांसी सेल है, डैनियल सेल है, कैडमियम सेल है, इस सब के सब प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और एक होते हैं द्वितीयक सेल, जिनको अपन चार्ज कर सकते हैं, बार बार जिनको अपन काम में लेते हैं, बार बार जो चार्ज होते हैं, बस याद रखना वो द्वितीयक सेल है। चाहे वो अपने वाहनों की बैटरी हो, चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो, जिनको बार बार में काम में ले रहे हो, वो आपके सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। चाहे किसान टॉर्च हो, किसान टॉर्च को चार्ज कर लेते हैं बाद में अपन आके, है रात में खेतों में काम में ले लेते हैं, फिर चार्ज कर लेते हैं, वो कहलाते हैं द्वितीयक सेल। जिसके अंदर आपके होते हैं सीसा संचायक सेल है, एडिसन सेल है, निफे सेल है, ये सब उसके अंदर आते हैं। अच्छा, यहां पर बात आती है, अवयव चल रही थी, थोड़ा सा मैंने सेल के बारे में बोला। खुली कुंजी, बंद कुंजी, बंद कुंजी बोलो, चाहे बंद प्लग बोलो, प्लग या बंद स्विच बोलो। पढ़ाई को बहुत ही गंभीरता से लें, टाइम बहुत कम। तो ये बंद स्विच, तो यहां पर क्या होता है, यों करके और एक टिप्पी लगा देते हैं, ये आपके बंद कुंजी कहलाती है। बंद कुंजी है तो बंद कुंजी ऐसी स्थिति में ही धारा का प्रवाह होता है। परिपथ में धारा का प्रवाह होगा, परिपथ में धारा का प्रवाह होगा। कब होगा परिपथ में धारा का प्रवाह, जब कुंजी बंद है। और ऐसी स्थिति में यदि कुंजी खुली है, निकाल रखी है, उगानी है, तो परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा। परिपथ में धारा का प्रवाह खुली कुंजी में नहीं होगा। एक तरह से ऑफ है, इसको बोले ये है ऑन का संकेत और ये आपके है ऑफ का संकेत। उतारिएगा जल्दी से। आगे मैं आपको अन्य जो है इसके कंपोनेंट्स बता रहा हूं, सर्किट के कौन कौन से होते हैं। आगे देखिएगा, आगे कौन कौन से कंपोनेंट है जो इसके अंदर काम में आते हैं। अच्छा, इसके बाद में आगे है, लाइट ऑफ कर रहा हूं मैं इसको। अपन जो सिंबल और काम में लेते हैं परिपथ में काम में आने वाले अवयवों में, तो अन्य जो है उसके अंदर अपन लेते हैं बल्ब। मैं सभी ले रहा हूं पूरे, ताकि कोई भी सिंबल नहीं रहे, ताकि आपको पूरा विद्युत परिपथ के अंदर समग्र जानकारी मिले, पूरी जानकारी मिले, कोई भी अपूर्णता नहीं रहे, इसलिए अपन सब चीजें यहां पर लेंगे। तो ये जो भी है 1 2 3 4 ये 5वां कंपोनेंट ले रहा हूं। और ये बल्ब का संकेत क्या होता है,
विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब जो होता है उसका संकेत अपन क्या है, तो उसका संकेत ऐसे करके यो और यो, ये संकेत होता है। ऐसे गुंडा बना दो ये, और ये बनाया रहा गुंडा, और गुंडा बनाया तो ये है विद्युत बल्ब। तो ये विद्युत बल्ब होता है जिसका जो ये तंतु होता है, इसको तंतु बोलते हैं, तंतु अंग्रेजी में बोलते हैं फिलामेंट, जो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? ये टंगस्टन का। नंबर 6, इसके बाद में यदि सर्किट में दो तार जुड़ रहे हैं, जैसे ये और ये, तो यहां पर ये दो तारों का जॉइंट हो रहा है, इधर से कोई तार है और यहां पर इसको जॉइंट कर दिया, तो इसको अपन बोलते हैं संधि तार। अर्थात दो तारों ने क्या करी है? संधि करी है। ये कोई तार था, उसको बीच में यहां से जोड़ दिया, तो ये सिंबल होता है संधि तार का। किसका सिंबल होता है? संधि तार का। तो संधि तार का मतलब है दो तार ये जॉइंट हो रहे हैं, कनेक्ट है इस जगह पे, बांध रखा है ऐसे। कई बार तारों में नहीं देते थे ऐसे, तार होते हैं बड़ दे देते हैं अपन, इधर से तार यहां के छील के नहीं बड़ दे देते हैं, ले तुझे यहां से जोड़ दिया, तो ये संधि तार कहलाता है, यहां से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, यदि जैसे एक तार है, ये वाला तार, इसके ऊपर होके कोई तार जा रहा है, जोड़ा नहीं है, उसके ऊपर होके जा रहा है, तो उसको कैसे दर्शाएंगे? तो उसको अपन इस प्रकार से दर्शाएंगे, जैसे कोई तार है और ये जो तार है इसके ऊपर होके कोई तार जा रहा है, तो ये तार इसके ऊपर होके जा रहा है, तो इसको कनेक्ट नहीं है, तार के ऊपर कोई तार होके जा रहा है, जैसे कोई तार है और उसके ऊपर से कोई तार जा रहा है, तो ये होता है बिना संधि के, क्रॉसित तार बोलते हैं इसको। एक दूसरे को क्रॉसित तार है बिना संधि के, क्रॉस तो हो रहा है, इस तार के ऊपर ये जा रहा है, लेकिन कैसा है ये? बिना संधि के। तो सर्किट में यदि तार किसी दूसरे तार के ऊपर से गुजर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका सिंबल ये होता है, और इनको हम बोलते हैं क्या? क्रॉसित तार, या तार की क्रॉसिंग हो रही है बिना संधि के। अच्छा, इसके बाद में सर्किट में सिंपल जो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, जिनको बोलते हैं रेजिस्टेंस वायर, प्रतिरोध तार जो लेते हैं अपन, तो ये जो प्रतिरोध तार लेते हैं, तो प्रतिरोध तार जो होता है उसका सिंपल होता है 5 6 7 8 ले, और प्रतिरोध तार जो होता है उसी का नाम है प्रतिरोधक। याद रखना, प्रतिरोध तार को ही बोलते हैं प्रतिरोधक, रेजिस्टर अंग्रेजी के अंदर, और इसका सिंबल इस प्रकार से लिया जाता है। ये आपका प्रतिरोध तार है, रेजिस्टर, उसका सिंबल ये होता है। तो परीक्षा में कोई भी सिंबल आए, चित्र बन के आ सकता है, सुमेलन में आ सकता है कि फले को फले से सुमेलन करिएगा, अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये प्रतिरोधक का होता है सिंबल। इसके बाद में आगे यदि अपन बात करें 9वां नंबर पर, कंपोनेंट नंबर 9 राइट ऑफ कर रहा हूं मैं। 9वां नंबर का कंपोनेंट क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो 9वां नंबर का कंपोनेंट अपन ले रहे हैं, और उसका नाम है यहां पर, मिटता नहीं है, थोड़ा सा क्या है, ठंड है ना, जाडो है भाई, जाडा के अंदर स्याही, तो मिटवा में थोड़ा सा टाइम लगा रहे। अच्छा, इसके बाद में 9 नंबर पे आएगा ये नंबर 9। ये नंबर अपन ऐसे ही डाल रहे हैं, ये तो केवल आपको ध्यान रहे उस हिसाब से। धारा नियंत्रक, अंग्रेजी में बोलते हैं रियोस्टेट, नियंत्रक। ये जो धारा नियंत्रक है, ये एक तरह से क्या करता है, इसमें गुंडी सी होती है, उसको यूं खींच देते हैं, खींचते रहते हैं यूं। धारा नियंत्रक में क्या होता है, नीचे 2 पेच होते हैं, एक ऊपर पेच होता है, लेबोरेटरी में देखा होता है, और नियम होता है एक पेज ऊपर का काम में लेते हैं, एक पेज नीचे का काम में लेते हैं, दोनों नीचे नीचे के नहीं लेते हैं जोड़ने के लिए। नीचे ऐसे 2 होते हैं और एक ऊपर होता है, तो एक तो ऊपर का लो या ये लो, या एक ऊपर का लो और ये लो, ऐसे अपन उसको जोड़ते हैं। ये जो धारा नियंत्रक होता है, जिसकी कुंडली सामान्यतः ऑक्सीकृत नाइक्रोम की बनी हुई होती है, तो धारा नियंत्रक क्या करता है? धारा नियंत्रक क्या करता है कि बिना वोल्टेज को चेंज किए, सर्किट के अंदर वोल्टेज सेल वही लगा हुआ है, लेकिन बिना वोल्टेज यदि वो धारा को कम ज्यादा कर रहा है, कम ज्यादा कैसे कर रहा है कि उसके हिसाब से वो प्रतिरोध डाल रहा है खुद, और यदि प्रतिरोध कम ज्यादा वो कर रहा है तो धारा जो है परिवर्तित होगी। तो बिना विभव को परिवर्तित किए यदि धारा जो है उसको वहां पर कम ज्यादा अर्थात नियंत्रित कर रहा है, ऐसी युक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं। इसलिए धारा नियंत्रक जो होता है उसमें जो गुंडी अपन कम ज्यादा करते हैं, उससे क्या करते हैं, उस परिपथ के प्रतिरोध को कम ज्यादा करते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है, मोटे तौर पर याद रखो, धारा के मार्ग में बाधा। एक अपकमिंग वीडियो आएगा ओम का नियम, उसके अंदर अब मैं बताऊंगा क्या होता है। तो परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोध का मान बदलना, तो परिवर्ती प्रतिरोध, धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक को ऐसे बनाते हैं अपन, ये करके ये, और ये इसके टच होना चाहिए। ये कहीं तो यूं लटका देते हैं यूं, ये गुरुजी मेरा तो हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा, टच तो कर नीचे,
क्या बना दिया रे ऊंचा सा, और ये रियोस्टेट होता है अंग्रेजी में, इसलिए आरएच बोलते हैं। तो ये धारा नियंत्रक का है। धारा नियंत्रक को ऐसे भी दर्शाते हैं क्योंकि ये रजिस्टर अभी बताया था प्रतिरोध है, और यदि एरो लगा दे तो प्रतिरोध का मान बदल रहा है, एरो यहां पर भी है यहां पर भी है, तो प्रतिरोध वेरिएबल है। इसलिए धारा नियंत्रक जो है ये परिवर्ती प्रतिरोध का काम करता है। और परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब बताया कि स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए यदि धारा को कंट्रोल करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध। तो वोल्टता में परिवर्तित किए बिना धारा को नियंत्रित करना, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं जिससे याद रहे। वोल्टता को परिवर्तित, आपका जो भी सर्किट है उसमें वोल्टता को परिवर्तित किए बिना धारा को नियंत्रित करना, धारा को नियंत्रित करना यह धारा नियंत्रक का काम होता है। तो ये रियोस्टेट होता है धारा नियंत्रक। और धारा नियंत्रक पर आपने कभी देखा होगा लेबोरेटरी में कि अलग अलग एम्पियर की धारा आते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि इससे ज्यादा एम्पियर की धारा धारा नियंत्रक में नहीं भेजनी चाहिए, अन्यथा उसका जो तार है वो डैमेज हो सकता है। अच्छा, इसके बाद में नंबर 9, धारा नियंत्रक के बाद में अपन और आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिरोध बॉक्स, लेबोरेटरी में कभी आपने देखा होगा, सुना होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स RB बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। इसको अपन ऐसे दर्शाते हैं, ये बना दिया R और ये B, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। इस बॉक्स में क्या होता है, अलग अलग ओम की कुंडलियां होती है, और जब अपन उस कुंजी को निकालते हैं तो उतना ही प्रतिरोध धारा के मार्ग में आ जाता है, और अंदर जो तार है, ये कुंडलियां हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है। तो प्रतिरोध बॉक्स में जो कुंडलियां होती है ये श्रेणी क्रम में होती है। पहली बात दोहरी होती है कुंडलियां, एक के ऊपर एक कुंडली, ऐसे एक कुंडली ओवरलैप होती है। स्वयं प्रेरण के प्रभाव को खत्म करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में कुंडलियों को दोहरा मोड़ के बनाया जाता है। स्वयं प्रेरण के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, केवल इतना याद रखें, बहुत डिटेल में है स्वयं प्रेरण के प्रभाव को खत्म करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में कुंडलियों को दोहरा मोड़ दिया जाता है। प्रतिरोध बॉक्स में जितनी भी कुंजियां होती है और उनके नीचे जो कुंडलियां होती है ये सब श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है। प्रतिरोध बॉक्स में जिस ओम की कुंडली निकालेंगे उतनी धारा के मार्ग में क्या आ जाती है, बाधा आ जाती है। तो ये आपका प्रतिरोध बॉक्स है। उतारिएगा जल्दी से प्रतिरोध बॉक्स के बारे में, तो जल्दी करें। प्रतिरोध बॉक्स ये आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध बॉक्स के बारे में कि प्रतिरोध बॉक्स में क्या क्या खूबियां होती है। और ये जो प्रतिरोध बॉक्स के अंदर साधारणतः जो कुंडलियां बनाते हैं वो अपन वही मिश्र धातु मैग्नीन या यूरेका को अपन कांस्टेंट टन भी बोलते हैं, से बनाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध बॉक्स। और इनमें कुंडलियां कौन से क्रम में जुड़ी हुई होती है, अंदर जो कुंडलियां होती है भिन्न भिन्न मान की, अलग अलग ओम की, ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। राइट ऑफ कर रहा हूं मैं। अच्छा, इसके बाद में आगे की बात, तो थोड़ा सा यहां पर आप जो भी मैं बता रहा हूं उसको उतार भी लिया करें कॉपी के अंदर। कई सारे बच्चे उनके कमेंट्स आते हैं, गुरुजी बहुत बढ़िया अच्छे से नोट्स बना रहे हैं और बहुत अच्छे से बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका फायदा भी होगा। तो करेंगे जब तो कोई फायदा होगा, और जो नहीं करते हैं तो उनको तो फिर दिक्कत ही होगी। तो गंभीरता तो रखें, बेहतर बनने की कोशिश करें कि आज अच्छा करा, कल इससे भी हम अच्छा करेंगे। अच्छा, इसके आगे की जो है कि आगे और कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, तो आगे जो भी था 10वां 11वां मैं भूल गया, जो भी नंबर है उसको अपन ले लेते हैं। तो यहां पर अपन लेते हैं आगे जो कंपोनेंट है उसमें है एमीटर। अब एमीटर क्या, इसके बारे में, एमीटर जो है ये धारा को पढ़ता है। पहली बात, एमीटर जो है वो धारा को पढ़ता है, एम्पियर में पढ़ता है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि इसका काम है धारा को पढ़ना। तो धारा जब बह रही है किसी सर्किट में, जिस धारा बह रही है, या एमीटर लगा दिया, पढ़ के आगे बढ़ना, धारा को रोकना नहीं। यदि आई धारा है तो पढ़ ले और फिर आगे आई धारा ही भेज दे। ये नहीं है कि धारा को पढ़ के रोक ले, भाई तू तो मेरे पास रुक जा, कहीं मत जा, हाँ ऐसे नहीं करता है। बस इसका काम है धारा को पढ़ता है और पढ़ने के बाद में भेज देता है, जा तू कहीं भी जा। अब कहीं भी जा तो सीधी बात है, इसका कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। यदि इसका प्रतिरोध हुआ, फॉर एग्जाम्पल इसका यदि कोई प्रतिरोध हुआ, तो ये तो धारा को रोक के बैठ जिए कि तू तो आ गई, तू तो यहीं रहे, खा जिए, धारा के मान को कम कर दे। 8 एम्पियर की धारा है, इसमें से निकलने के बाद में तो उसका प्रतिरोध कारण धारा घट जिए, लेकिन ऐसा नहीं करता। और यही कारण है कि अच्छा एमीटर जो है, आदर्श एमीटर है, उसका प्रतिरोध क्या लेते हैं, हमेशा शून्य की, उसका कोई प्रतिरोध होना ही नहीं चाहिए। और ये जो एमीटर है, तो यहां पर मैंने बोला परिपथ में इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर की बात बता रहा हूं,
श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तीसरी बात, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो ये होता है, एमीटर के प्लस को सेल के प्लस से जोड़ना चाहिए ताकि इसमें धारा जाए। एमीटर का प्लस सेल के प्लस से, सेल या बैटरी जो भी ले रहे हो स्रोत, और एमीटर का माइनस सेल या बैटरी के माइनस से जुड़ना चाहिए। अब है आगे नाना। नाना का मतलब बनाना। ये एमीटर को किससे बनाते हैं? तो आप ऐसे याद रखिएगा, एक मैं शब्द बोल रहा हूं धारा मापी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये पिता है, धारा मापी पिता है, आप ऐसे समझिएगा कि कोई पिता है ये, और इसके दो संतान हुई, कोई आदमी है ये और उसको पिता बोल रहे हैं। इसकी कोई दो संतान हुई धारा मापी की, एक संतान तो हुई एमीटर और एक संतान हुई वोल्टमीटर। मतलब कोई इंसान है और कोई इंसान या आदमी जो है उसके दो संतान हुई, और उस इंसान का नाम तो है धारा मापी, और उसके जो दो संतान हुई उसका नाम क्या है? एमीटर और वोल्टमीटर। इसका मतलब एमीटर और वोल्टमीटर किससे बनते हैं? बोलो, धारा मापी से। धारा मापी को अंग्रेजी में गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, लेकिन कई बार हिंदी में लिखा आ जाता है गैल्वेनोमीटर। तो एमीटर और वोल्टमीटर का निर्माण किससे किया जाता है? गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि संतान किससे बनती है? अरे अपना निर्माण किससे हुआ है? अपन किससे बने? अपना निर्माण हुआ है किससे? पिता से, अर्थात किससे? गैल्वेनोमीटर से। याद रहिए कि जैसे अपना निर्माण माता पिता से होता है, ठीक उसी प्रकार से इनका जो पिता है एमीटर वोल्टमीटर का, इनके पिता का नाम क्या है? धारा मापी। तो एमीटर जो है ये धारा मापी से बनाया जाता है, और धारा मापी के, याद रहे क्योंकि पूरा लंबा टॉपिक है, इतना याद रहे पर्याप्त है, धारा मापी के समांतर क्रम, जोड़ते तो एमीटर को श्रेणी क्रम में, लेकिन धारा मापी के समांतर क्रम में, क्योंकि जब समांतर क्रम में जोड़ोगे तो प्रतिरोध घटेगा। धारा मापी, और अपन एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम चाहते हैं, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध अपन 0 ही लेते हैं। तो धारा मापी के समांतर क्रम में एमीटर को बनाने के लिए लिख रहा हूं मैं, धारा मापी के समांतर क्रम में, धारा मापी के समांतर क्रम में शंट जोड़कर बनाया जाता है। अब ये शंट क्या है? शंट जोड़कर नाया बनाया जाता है। अब कई बच्चे कहते हैं गुरुजी शंट, रे ये तो शंट है क्या? ये शंट जो है, यहां पर मैं बताऊं, बहुत ही कम मान का जो प्रतिरोध होता है, अल्प प्रतिरोध, अल्प जो प्रतिरोध होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? शंट। यहां पे मैं राइट ऑफ करके लिख दूं, शंट का तात्पर्य होता है अल्प प्रतिरोध। अपने आप में क्वेश्चन है, शंट किसे कहते हैं? अल्प प्रतिरोध को ही क्या कहा जाता है? शंट कहा जाता है। ये अलग से आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके एमीटर के बारे में। तो उतारिएगा, परिपथ में इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एमीटर को बनाने के लिए धारा मापी आप ये मान लीजिए कि एमीटर वोल्टमीटर के पिताजी हैं, और पिताजी से ही एमीटर वोल्टमीटर बने हैं। तो धारा मापी के समांतर क्रम, जोड़ते तो श्रेणी क्रम में एमीटर को, लेकिन बनाते हैं धारा मापी के समांतर क्रम में, क्या जोड़कर? शंट जोड़कर इसको बनाया जाता है। तो शंट जोड़ के बनाया जाता है। अच्छा, इसके बाद में आगे राइट ऑफ कर रहा हूं मैं। अगला जो अवयव है उसका नाम है वोल्टमीटर। तो यहां पर मैं अगला कंपोनेंट ले रहा हूं। अब देखो कितनी चीजें आती है कंपोनेंट पढ़ते हैं तो ये ऐसे लगता है ना कि कुछ नहीं है, उसी में देखो कितने सारे टॉपिक में कितनी सारी बातें हैं ये। वोल्टमीटर, अब वोल्टमीटर आपने सुना तो होगा लेबोरेटरी में, तो उसके बारे में क्या क्या बातें हैं ये भी आप एक परिपथ में जोड़ने वाला एक अवयव का नाम है वोल्टमीटर। तो मैं आगे ले रहा हूं, 11वां था शायद, ये 12वां जो भी है, ये तो नंबर है 1 2 3 4 जो ले रहे हैं। तो यहां पर ले रहे हैं अपन वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर आप यूं याद रखो, एमीटर में जो बातें लिखी है उसको उल्टा उल्टा लिखो। तो पहली बात, वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। परिपथ क्योंकि विभवांतर ज्ञात करता है, परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। परिपथ में क्या जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। याद रखना, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और यह भी याद रखना एमीटर जो है ये क्या करता है? विद्युत धारा को पढ़ता है। यहां पर मैं लिख भी दूं, एमीटर विद्युत धारा को पढ़ता है, और विद्युत धारा को किसमें पढ़ता है? एम्पियर में पढ़ता है। एमीटर छोटे बड़े कई तरह के होते हैं, बहुत कम धारा है तो मिली एम्पियर भी, मिली एमीटर भी होते हैं।
मिली एमीटर भी होते हैं, माइक्रो एमीटर भी होते हैं, इतनी कम कम धारा के भी एमीटर लेबोरेटरी में होते हैं जो कम कम धारा को भी पढ़ते हैं। ये एमीटर की बात है जो यहां पर अलग से लिखी है। ये वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यह है विभवांतर को पढ़ता है या ज्ञात करता है, विभवांतर को बताता है कितना विभवांतर है। विभवांतर या विद्युत वाहक बल जो होता है उसको रीड करता है, विद्युत वाहक बल या विभवांतर को बताता है कौन? वोल्ट मीटर। अच्छा, इसके बाद में आदर्श वोल्ट मीटर। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जरा सोचना, एमीटर का तो क्या बोला था? जीरो, और जीरो तो का मतलब कुछ नहीं, दुनिया में तेरे पास तो जीरो है, कुछ नहीं है। और जीरो का उल्टा क्या होता है? सब कुछ। सब कुछ का मतलब अनंत, कि यार तेरे पास तो भंडार ही भंडार, अनंत। तो वहां तो था जीरो, जीरो का उल्टा सोचो। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आप यो समझो, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, क्यों ले रहे हैं अनंत? जैसे कोई तार है, इसमें आई धारा बह रही है, आर प्रतिरोध है, तो ओम का नियम कभी सुना होगा, V बराबर आई आर। इस पर विभवांतर आएगा यहां से यहां तक, विभवांतर आएगा ना, ये तार यहां से यहां तक का ये तार है, ये माना तार का ए सिरा है और ये बी सिरा। तो बताओ विभवांतर कितना होगा? आई धारा बह रही है, आर प्रतिरोध है, V बराबर आई आर। अब देखो क्यों लेते हैं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, जरा समझ जाना। अब आपने क्या करा, ये तो ओम के नियम से आया, मतलब सैद्धांतिक बात आई कि इस तार पर विभवांतर V बराबर आई आर है, और ये बात अपन ने करी सैद्धांतिक। सैद्धांतिक का मतलब होता है थ्योरेटिकल। अब जहां पर देखो अपन ने लगा दिया वोल्ट मीटर, ये ए जो सिरा था ये रहा ए, यही चित्र वापस बनाया, ये ए और ये रहा बी, यही सेम डायग्राम है, यही तार है सब कुछ, ये ए और बी, सही है। वोल्ट मीटर लगाया, धारा बताओ कितनी जा रही थी? आई। अब सोचो तार का प्रतिरोध कितना है? आर। अब वोल्ट मीटर क्या पढ़ेगा? यही तो पढ़ेगा। यदि ये खुद धारा ले लेगा, सोचो यदि इसने कुछ धारा ले ली, माना आई डैश ले ली, अंदर चलेगी, क्योंकि यहां आते ही धारा के दो रास्ते हो गए, एक धारा इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। यदि ये धारा ले लेगा तो बताओ इस तार में, ये आर प्रतिरोध का जो तार है उसमें कितनी धारा जाएगी? बोलो आई माइनस आई डैश। तो अब बताओ वोल्ट मीटर कितना पड़ेगा? तो वोल्ट मीटर कितना पड़ेगा? धारा गुणा प्रतिरोध। तो वोल्ट मीटर कितना विभवांतर पड़ेगा? बोलो वी डैश बोल दें कि वोल्ट मीटर जो विभवांतर पड़ेगा, या वी बोल दो, वोल्ट मीटर कितना विभवांतर पड़ेगा? धारा कितनी जा रही है अब इस तार में? क्योंकि आई डैश तो इधर चले गई, कुल धारा आई थी, तो इस तार में रह गई आई माइनस आई डैश गुणा प्रतिरोध, तो आई माइनस आई डैश गुणा आर पड़ेगा। जबकि वास्तव में इस तार का विभवांतर कितना आना चाहिए था? आई आर, सैद्धांतिक। और प्रैक्टिकली कितना आ रहा है? कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि वोल्ट मीटर ने कुछ धारा ले ली। अब सोचो ये वोल्ट मीटर इधर धारा ले ही नहीं, कब नहीं लेगा? जैसे ही धारा यहां से इधर जाने की कोशिश करेगी ना, तो इसका प्रतिरोध यदि अनंत हुआ तो धारा यहां झांकेगी, और झांकेगी तो उसको लगेगा अनंत प्रतिरोध। तो अनंत प्रतिरोध है तो धारा इधर जाएगी ही नहीं, और ये धारा सीधी आगे निकल जाएगी। और जब धारा बताओ सीधी आगे निकल जाएगी, तो यहां पर जैसे ही अपन इसका अनंत प्रतिरोध लें तो बताओ ये धारा इधर जाएगी नहीं, तो ये धारा सीधी आगे चल जाएगी। तो आगे चल जाएगी तो बताओ इसमें कितनी धारा जाएगी? वही आई के बराबर। तो अब बताओ वोल्ट मीटर कितना पड़ेगा? तो अब वोल्ट मीटर पड़ेगा V बराबर आई आर, जो बताओ सैद्धांतिक मान के बराबर है कि नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखें कि वोल्ट मीटर जो है ये हमेशा अनंत प्रतिरोध का, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध मतलब अनंत का होना चाहिए, ताकि उसमें बिल्कुल भी धारा नहीं जाए। अन्यथा यदि उसका कुछ प्रतिरोध हुआ, अनंत नहीं है लेकिन थोड़ा अनंत से तो एक कम है, तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ धारा चल जाएगी, और जितनी धारा जाएगी उतना ही यहां पर विभवांतर क्या हो जाएगा? धारा के कारण कम प्राप्त होगा। जैसे यहां पर हुआ, यहां पर बताओ इस स्थिति में इसने वोल्ट मीटर ने कितनी धारा ले ली थी? आई डैश, तो इसमें रह गई थी आई माइनस आई डैश, तो विभवांतर आया आई माइनस आई डैश गुणा आर। लेकिन यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत है तो धारा जाएगी नहीं, और बताओ इस तार के अंदर पूरी पूरी धारा एंटर जो आई आ रही है वही चल जाएगी, उधर बिल्कुल नहीं जाएगी। तो बताओ अभी वोल्ट मीटर कितना पड़ेगा? आई आर, जो वास्तविकता के अंदर सैद्धांतिक मान जो है विभवांतर का जो इस तार के अंदर है उसके बराबर होगा। इसलिए याद रखें कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अपन क्या लेते हैं? शून्य लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसलिए तो ये सिलेबस के अंदर, रीट के सिलेबस में उल्लेख है कि 10वीं तक का है, लेकिन स्तर 12, ये स्तर 12 का मतलब हल्का हल्का सा टच करो आगे, हल्का हल्का सा, ज्यादा तो नहीं लेकिन हल्का हल्का सा। अब यदि आपको यही पता नहीं आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या है, तो फिर ये आपका स्तर 12 बना ही नहीं, फिर ये 10 तक का मामला ही बिगड़ गया आपका। इसलिए 10 लेकिन स्तर 12, स्तर 12 का तात्पर्य यही है।
तो याद रहे, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत है, तो कभी भी धारा वोल्टमीटर की तरफ यदि जाएगी नहीं तो ऐसी स्थिति में सीधी निकल जाएगी, वो बहुत ही सही विभवांतर वहां पर जो एग्जैक्ट है उसको वो पढ़ेगा। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगली बात, वोल्टमीटर जो है उसको हम कैसे बनाते हैं, तो वोल्टमीटर को ऐसे बनाते हैं, ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस। तो ये वोल्टमीटर जो है उसको बनाने का तरीका है। अब है नाना, नाना का मतलब बनाना। अब बताओ, वोल्टमीटर अभी जस्ट पढ़ाया था, धारा मापी से बनते हैं कौन, एमीटर और वोल्टमीटर। तो आपने एमीटर को कैसे बनाया था, समांतर क्रम में शंट जोड़ के। तो वोल्टमीटर में उल्टा बोलो, समांतर जगह बोलो श्रेणी क्रम, और शंट का मतलब कम प्रतिरोध, और कम प्रतिरोध को उल्टा बोलो उच्च प्रतिरोध। तो कैसे बनाते हैं, उल्टा बोलो जो एमीटर का था। यहां पर बोलेंगे धारा मापी के, बनाते धारा मापी से ही है, धारा मापी के श्रेणी क्रम में, वहां पर एमीटर में समांतर क्रम लिया था श्रेणी क्रम में, वहां जोड़ा था शंट, शंट का मतलब कम प्रतिरोध, और यहां जोड़ रहे हैं उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध जोड़कर, उच्च प्रतिरोध जोड़कर। तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर बनाया जाता है क्या, वोल्टमीटर। हाँ, वोल्टमीटर को परिपथ में पूछे तो परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, और यह विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मापन करता है वोल्टमीटर। अच्छा, इसके बाद में आगे जो युक्ति है, अगली जो युक्ति है, राइट ऑफ कर रहा हूं, जल्दी से उतारें इसको, खटाखट जल्दी से कर लें। अच्छा, वोल्टमीटर जो भी पढ़ता है, कोई भी चीज को पढ़ता है तो किसमें पढ़ता है, ये वोल्ट में मापता है। कोई भी चीज को किसमें मापता है, वोल्ट, वोल्ट का सिंबल वी है। तो ये विभवांतर है विद्युत वाहक बल को पढ़ता है और वोल्ट में पढ़ता है, वोल्ट में पढ़ता है या मापता है। जैसे धारा, एमीटर धारा को मापता है किसमें, एम्पियर में, और ये किसमें मापेगा, वोल्ट में, नाम वोल्टमीटर। अच्छा, इसके बाद में आगे की बात, और विभवांतर पढ़ता है, ध्यान रखना, विभवांतर, विभवांतर पॉइंटों के दो पॉइंट्स पर अंतर, विभव का अंतर, तेरा नाम विभवांतर, उसको पढ़ता है। कभी पढ़ेंगे आगे विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव क्या है, ये सब चीजें हैं। अच्छा, इसके बाद में आगे जो बात आती है, अगला जो है कंपोनेंट 11, 12, 13, 14 जो भी है, शायद 11 हो गया था, 12 तक, 13 देखो आप, 13 हो गया, 14 होगा, नंबर है ये तो देख लेना आप, उससे कोई फर्क नहीं है। धारा मापी, धारा मापी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, अंग्रेजी में गैल्वेनोमीटर कहते हैं, लेकिन कई बार हिंदी में लिखा आता है। और ये जो धारा मापी है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धारा का जासूस है, सूस, धारा का जासूस, संसूचक कहलाता है, डिटेक्टर। जासूस को क्या बोलते हैं, पर संसूचक। धारा का संसूचक कौन है, तो याद रखना बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये धारा का संसूचक कहलाता है, और धारा का संसूचक कहलाता है, और इसका नाम है क्या, धारा मापी। धारा का संसूचक कहलाने वाली युक्ति का नाम है धारा मापी। तो ये धारा मापी के बारे में पता हो, अंग्रेजी में इस धारा मापी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो धारा मापी गैल्वेनोमीटर, और धारा का क्या कहलाता है, संसूचक कहलाता है। अच्छा, यह बताता है कि परिपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही, धारा प्रवाह को बताता है, धारा बह रही है या नहीं बह रही, धारा के प्रवाह को बताता है, धारा के प्रवाह को ताता, ताता का मतलब बताता है। और यही वह उपकरण है जिससे बनते हैं कौन से, एमीटर और वोल्टमीटर। कई प्रकार के धारा मापी होते हैं, चल कुंडली धारा मापी होते हैं, चल चुंबक धारा मापी होते हैं, कई प्रकार के धारा मापी होते हैं, स्प्रज्या धारा मापी भी होते हैं, ये भी बता दूं। ये जो, अच्छा, धारा मापी जो है इसका सिंबल ये होता है, ये धारा मापी का सिंबल है, तो याद रहेगा, गैल्वेनोमीटर धारा मापी का सिंबल ये है, एमीटर का सिंबल ये है, याद हो गया, वोल्टमीटर का सिंबल ये है, सब बताए थे मैंने, सब आपको याद हो गए होंगे, सिंपल है, उसका जैसा नाम है वही सिंबल है। स्प्रज्या, स्प्रज्या धारा मापी, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, इसका जो सिंबल होता है, ये स्प्रज्या धारा मापी जो होता है, ये चल चुंबक धारा मापी का एक उदाहरण है, आपके पास सिंबल याद रखें, बहुत है, टीजी बोलते हैं इसको, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टीजी, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं स्प्रज्या धारा मापी को, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर।
अच्छा, इसके बाद में अगला देखो, यहां पर यदि ऐसे है, ये यों है और ये यों है, तो ये है और ये यहां से यो डॉट 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 डॉट, इसको अपन बोलते हैं दाब कुंजी। कई बार दाब कुंजी मतलब ये दबा दोगे ना तो कनेक्शन चालू हो जाएगा, और नहीं दबाओगे तो स्प्रिंग रहती है, ये टूटा हुआ सर्किट रहता है। तो ये जो है ये आपके टक 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 करते रहेंगे ऐसे, इसको बोलते हैं दाब कुंजी। ये किसका सिंबल है बच्चों? दाब कुंजी का सिंबल है। अच्छा, इसके बाद में 16वां, सिंपल जो तार होते हैं सर्किट में, क्योंकि टॉपिक यही चल रहा है विद्युत परिपथ, उसमें सिंपल जो तार होते हैं उनको दर्शाते हैं सिंपल लाइन से। तो ये आपका होता है संयोजक तार। संयोजक तार कनेक्ट करने वाले जो तार होते हैं, जो एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ते हैं। जैसे घरों में आपने सिंपल जो तार होते हैं, बंडल लेके आते हैं, तार का वायरिंग कराते हैं, संयोजक तार। लेबोरेटरी के अंदर तांबे के तार है जिसके ऊपर की आपके एक धागा से लिपटा हुआ होता है, तो कनेक्टिंग वायर होते हैं संयोजक तार, जिसको अपन सिंपल ऐसे बनाते हैं। प्रतिरोधक तार जो होता है उसको तो ऐसे बनाते हैं, मैंने बताया था अभी। ये प्रतिरोधक तार है, रेजिस्टेंस वायर, और ये आपका कनेक्टिंग वायर होता है सिंपल सा। तो ये संयोजक तार है, इसका भी पता होना चाहिए कि सिंबल इसका क्या होता है। ये सब कुछ आपके दिया हुआ है। संयोजक तार जल्दी से उतार लें, लाइट ऑफ कर रहा हूं। दो मुंह वाड़ी, आप कहोगे गुरुजी दो मुंह वाड़ी, ये दुनिया में मुंह तो एक ही है भाई, तेरे दो दो मुंह आए, और दो दो मुंह आए उसको बोलते हैं अपन द्विमार्गी कुंजी। दो मुंह वाली कुंजी, उसको अपन इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये होता है, इसमें क्या होता है, इस इसमें कनेक्शन कर दोगे तो ये वाला हिस्सा चालू हो जाएगा, इसका करोगे तो ये चालू नहीं रहेगा, ये चालू हो जाएगा। इसको बोलते हैं डबल डॉट की मार्गी द्विमार्गी, दो मुंह द्विमार्गी कुंजी। सिंपल कुंजी तो अपन ऐसे बनाते हैं, ये बताया था मैंने, ये खुली कुंजी बंद कुंजी, और द्विमार्गी कुंजी इस प्रकार से होती है। तो ये आपके द्विमार्गी कुंजी का सिंबल होता है। आप ऐसे 3 टिप्पियां लगा सकते हो, 3 टिप्पी का मतलब ही द्विमार्गी कुंजी है। अच्छा, इसके बाद में आगे जो है एक एलईडी, एलईडी का भी सुना। एलईडी को बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। तो यहां पर मैं लिखूं 5 6 7 और ये ले 8, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म होती है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं एलईडी। एक होता है एलसीडी, टीवी आती है ना एलईडी, एलसीडी। एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और पहले चलती थी तुक्के वाली टेबल सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, जो पूरी टेबल पर खुद ही बैठती थी टीवी, इतनी मोटी सी होती थी, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब प्रणाली पर आधारित। फिर आई एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी। एलईडी, अब एलईडी लाइट भी आती है, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी को इस प्रकार से बनाते हैं, ये गुंडा बनाओ, ये सीधा करो और ये बंद कर दो, बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी। छोटी डंडी माइनस का होता है और बड़ी डंडी प्लस की होती है। ये आपका सिंबल है किसका? एलईडी का सिंबल है, एलईडी का। अच्छा, इसके बाद में 8 ये 9, सही है। ये आपके ऐसे जो होता है यों यों, और ये डंडी, और फिर ये कर दी। तो ये बताओ, आप कहोगे गुरुजी तो 2 कुंडलियां बना दी आपने, ये कुंडलियां बना दी। ये होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्रतीक चिन्ह है। ट्रांसफार्मर में आपने कभी सुना होगा 2 कुंडलियां होती है, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफार्मर। किस पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण। तेरी प्रेरणा से मेरे अंदर कुछ हुआ, आज तूने ऐसा कुछ करा जिससे मेरे अंदर कुछ खलबली मची। ये खलबली मची, तेरे कारण मेरे अंदर कुछ होता है, तो इसके कारण इसमें कुछ होता है। और क्या होता है? ये सब प्रेरित विद्युत बल, प्रेरित धारा कैसे जनरेट होती है, ये सब ट्रांसफार्मर की जो है कार्यविधि के अंदर आता है। लेकिन याद रखें, ट्रांसफार्मर का सिंबल ये होता है, और यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफार्मर। उसका सिंबल भी यही। ये ट्रांसफार्मर को कैसे बनाते हैं तो उतार लीजिएगा, ये ट्रांसफार्मर जल्दी करें। ये ट्रांसफार्मर है ये। अच्छा, लाइट ऑफ कर रहा हूं मैं। तो ये परिपथ में काम में आने वाले अवयव हैं, ये जो अपने परिपथ में काम में आते हैं। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि अवयवों को अपन किससे कैसे सिंबल से दर्शाते हैं। उसके लिए अपन ने सब कुछ देखा, क्योंकि आपके दिया हुआ सिलेबस में रीट के विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूं,
वहां दिया हुआ है विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट है तो पहले तो सर्किट में पूरे जुड़ने वाले कंपोनेंट और ये सब कुछ आपके दिया हुआ भी है बोर्ड और एनसीईआरटी के अंदर, इसलिए आपको एक एक कंपोनेंट की प्रतीक चिन्ह और उसका क्या काम है पता होना चाहिए। धारा नियंत्रक और प्रतिरोध बॉक्स, इन दोनों का काम है धारा को नियंत्रित करना। नोट करके लिख रहा हूं अलग से। धारा नियंत्रक भी धारा के मार्ग में बाधा अपने अनुसार, जैसे अपन उसकी गुंडी को खींचते हैं, एवं प्रतिरोध बॉक्स अलग अलग चीज है। प्रतिरोध बॉक्स, धारा नियंत्रक एवं प्रतिरोध बॉक्स दोनों का काम है धारा को नियंत्रित करना। ये अपने जैसा अपन इसमें तो गुंडी को खींचते हैं, इसमें कुंजी निकालते हैं, उसके अनुसार धारा के मार्ग में बाधा डालते हैं। तो धारा को कंट्रोल करना है, कितना धारा को आपको कम ज्यादा करना है, नियंत्रित करना इनका काम है, धारा नियंत्रक और प्रतिरोध बॉक्स का। यह भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में अगला नोट, कुछ छोटे छोटे नोट मैं बता रहा हूं आपको। टंगस्टन, ये टंगस्टन जो होता है आपने अभी देखा, इसको डब्ल्यू से लिखते हैं, वॉल्फ्राम बोलते हैं अंग्रेजी, इसको लैटिन वर्ड है वॉल्फ्राम बोलते हैं टंगस्टन को, इसलिए डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं टंगस्टन को। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का होता है। ट्यूबलाइट जो होती है उसके भी जो सिरों पर जो तंतु होता है वो भी टंगस्टन का होता है, जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेपन भी किया जाता है, बेरियम ऑक्साइड के उन तंतुओं पर, लेकिन वो होता है तंतु टंगस्टन का होता है। तो बल्ब का तंतु, बल्ब का तंतु किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का। बहुत ही ज्यादा इसका गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसका, टंगस्टन का। और टंगस्टन का बहुत ज्यादा गलनांक होने के कारण ही इस टंगस्टन को काम में लेते हैं, किसमें, अपन विद्युत बल्ब के तंतु को बनाने में। अति उच्च गलनांक होता है इसका। अच्छा, इसके बाद में अगला नोट उतार लें जल्दी से। जो मिश्र धातु है, जो मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातु को अलॉय बोलते हैं, मिश्र धातु, अलॉय, मिश्र धातु। अब मिश्र धातु जैसे आपके पीतल, कांसा, कांस्टेंटन, यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीज, ये अलॉय मिश्र धातु। ठोस का ठोस में विलयन होता है मिश्र धातु। समांगी, मिश्र धातु क्या होता है, समांगी, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कभी, विलयन के जो प्रकार पढ़ेंगे उनके अंदर ठोस में ठोस का जो होता है, ठोस को ठोस में मिलाते हैं, वो मिश्र धातु है। विलयन के अंदर उदाहरण आता है, अलॉय बोलते हैं मिश्र धातु। तो जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, मतलब आप यो याद रखो, प्रतिरोधकता क्या वर्ड है आगे आएगा। प्रतिरोधकता होता है विशिष्ट प्रतिरोध, या आप यूं मान लो मोटे तौर पर धारा के मार्ग में बाधा, ऐसे ही याद रख लो। तो मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, जिनसे बने हैं ना, मिश्र धातु किनसे बनते हैं, धातुओं से, धातुओं को मिलाना मिश्र धातु। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बनने वाले धातुओं से अधिक होती है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बनने वाले, इनको बनाने वाले, प्रतिरोधकता इनको नाने का मतलब बनाने वाले धातुओं से, मेटल्स, धातुओं से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए जहां पर भी आपको ज्यादा रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस चाहिए, वहां पर हम क्या काम में लेते हैं, मिश्र धातु के वहां पर तार काम में लेते हैं। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता इनको बनाने वाले धातुओं की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये जो मिश्र धातु है, इनका उच्च ताप पर शीघ्र ही दहन नहीं होता, अच्छा गलनांक होता है इनका। मिश्र धातुओं का, राइट ऑफ कर रहा हूं मैं, उतार लिया होगा। मिश्र धातुओं का स्याही मिटाने में टाइम है, एक तो ये एक संकट है, ये मिटता नहीं है, ये जोर आए, लेकिन बच्चों के लिए तो कोई बात नहीं, दुख भी पाना पड़े तो पाएंगे भाई, दुख भी पाना पड़े तो पाएंगे, लेकिन बच्चे कैसे भी नौकरी में स्थापित हो, ये रीट पास हो जाए बस, कैसे भी। इसके लिए भले ही मैं दुख पाऊं तो पाऊं, खूब जोर लगाऊं, लेकिन पास हो छोरे, बच्चे हो जाए, निकल जाए इस रीट में से, ताकि एक बार तो अपने मंजिल की सीढ़ी को मिल जाए, प्राप्त कर ले वो। अच्छा, आगे मिश्र धातु जो होता है, इनका उच्च ताप पर, मिश्र धातु, तार अटक जाता है, मिश्र धातुओं का जब ज्यादा टेम्परेचर भी हो जाता है ना, ज्यादा भी गर्म हो जाए, तब भी ये जल्दी से क्या है, मेल्ट नहीं होते, इनका दहन नहीं होता। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर भी
दहन नहीं होता है, दहन नहीं होता है। खूबी है ये, मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर भी दहन नहीं होता। ये अलॉय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, मिश्र धातुओं के बारे में। उच्च ताप पर भी इनका शीघ्र दहन नहीं होता और इसलिए मिश्र धातुओं को अपन काम में लेते हैं। अच्छा, तो मिश्र धातुओं को काम में लेने के पीछे ही कारण यही है, इसलिए अपन इनको प्रेस में पानी गर्म करने की रॉड में लेते हैं, तो ये मिश्र धातुओं को काम में लेते हैं। अगला नोट, अगला नोट, अगले नोट के अंदर ये जो मिश्र धातु है, ये जो मिश्र धातु होते हैं उनमें मैं ले रहा हूं यहां पर एक मिश्र धातु, उसका नाम है कांस्टेंटन, यूरेका जिसको कहते हैं, कांस्टेंटन, इसको यूरेका भी कहते हैं। अब कांस्टेंटन याद कैसे रखोगे? का से कै कॉपर और कांस्टेंटन ने तो निकल। तो बताओ कांस्टेंटन मिश्र धातु, कांस्टेंटन जो मिश्र धातु है ये किसका बना हुआ होता है? कांस्टेंटन मिश्र धातु बना होता है कॉपर और निकल का। तो अपन जनरली जो लेबोरेटरी के अंदर काम में लेते हैं, मीटर सेतु के, विमापी के तार के, वो कांस्टेंटन यूरेका के अपन काम में लेते हैं, या अपन धारा नियंत्रक है उसके अंदर काम में लेते हैं कुंडली बनाने के लिए। तो कांस्टेंटन मिश्र धातु याद रही कॉपर और निकल का बना हुआ होता है। तो कॉपर निकल की मिश्र धातु है कांस्टेंटन। अच्छा, इसके बाद में मैग्नीज मिश्र धातु, ये मिश्र धातु याद रहे नंबर 1 मैग्नीज। मैग्नीज, तो मैग्नीज में कुछ नहीं है आपको, ये दो तो है ही, कॉपर निकल, ये याद है, बस उसमें मैग्नीज और जोड़ दो। तो कॉपर निकल, कॉपर निकल और मैग्नीज की मिश्र धातु होती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ना, मैग्नीज, Mn नहीं, Mn, Mg नहीं है, Mn, ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद में नाइक्रोम, नाइक्रोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइक्रोम, तो नाइक्रोम में देखो कैसे बना, नाइक्रोम में, तो नाइक्रोम, और नाइक्रोम में थोड़ा सा लोहा भी होता है, तो ये नाइक्रोम है। तो नाइक्रोम होता है निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा जो होता है इससे बना हुआ होता है नाइक्रोम मिश्र धातु। और इस नाइक्रोम जो है इसका उपयोग करते हैं अपन प्रेस, हीटर, पानी गर्म करने की रॉड जो आती है आपके टोस्टर, तो विद्युत इस्त्री, इस्त्री मतलब विद्युत प्रेस बोल दो, इस्त्री क्या, हीटर है, विद्युत हीटर, टोस्टर, इमल्सन रॉड, पानी गर्म करने की जो रॉड होती है, छड़ होती है, उसके अंदर काम में आता है। तो ये नाइक्रोम। अच्छा, ये जो अपने कांस्टेंटन, मैग्नीज है, इनका उपयोग मैंने बताया था, जैसे विमापी का तार है, मीटर सेतु का तार है, प्रतिरोध बॉक्स के तार है, उनके अंदर इनको काम में लेते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि ये किससे बने हुए होते हैं, याद रहे कांस्टेंटन, कांस्टेंटन ने से निकल, कांस्टेंटन, मैग्नीज थे दोनों यों के ही, और ये नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा, नाइक्रोम है, नाइक्रोम याद रहेगा ही मिश्र धातुओं के बारे में। अच्छा, इसके बाद में आगे जो बात आती है, तो ये आपको पता हो, तो यहां पर मैंने बताया। अच्छा, टंगस्टन का बता दिया, टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ काम में आता है? टंगस्टन एक एलिमेंट है, सिंपल तत्व है टंगस्टन, और ये आता है विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट के जो तंतुर ये बनाते हैं, ये टंगस्टन के बनाते हैं। ट्यूबलाइट में जो गैस भरी हुई होती है वो पारे की वाष्प होती है, और आपके जिंक सल्फाइड का, फॉस्फर का लेपन होता है, जो सफ़ेद सफ़ेद दौड़ी दौड़ी होती है ना ट्यूबलाइट, उसमें, और पारे की क्या भरी रहती है? वाष्प भरी रहती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो बात आ गई थी, तो अपन ने इनके बारे में अपन ने यहाँ देखा कि जो मिश्र धातु है उनके बारे में। इसके बाद में एक नोट, फ्यूज तार, फ्यूज तार जो होता है ये क्या है? फ्यूज तार, तो फ्यूज तार आप जानते हो कि यार फ्यूज उड़ जिया है, फ्यूज उड़ जिया है, लेकिन आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो आराम से सुरक्षित रह जिया है। तो अंदर की जो जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है उनको बचाने के लिए फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। खुद मर जाता है लेकिन दूसरों को बचा देता है, वो है फ्यूज तार।
ये खुद बलिदान हो जाएगा लेकिन दूसरे बचे रहे। इसको परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं फ्यूज तार को। ये सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में है, उस पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पे आप लिंक होइएगा। पीडीएफ फॉर्म जो है कई बार आपको हो सकता है कि तुरंत उसी टाइम पर वीडियो देख रहे हैं, उसी टाइम पर नए, तो वो आपको क्या है कि थोड़ा सा आगे पीछे है तो मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। समय के हिसाब से मैं भी आपके लिए बहुत जो है टाइम निकाल रहा हूँ, तो वो उसी के मुताबिक सब काम कर रहे हैं अपन। तो ये जो फ्यूज तार है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। पहली बात, श्रेणी क्रम में लगाते हैं इसको। उपकरण है, अवयव है, उसके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं फ्यूज तार को। और ये जो फ्यूज तार है ये टिन और लेड का बनाते हैं सामान्यतः, टिन और लेड का, सीसा लेड का बनाते हैं। तो याद रखे ये जो फ्यूज तार है ये काफी महत्वपूर्ण है फ्यूज तार। और ये जो फ्यूज तार है ये परिपथ में खुद मर जाता है लेकिन परिपथ को डैमेज नहीं होने देता है। खुद मर जाएगा लेकिन दूसरे बचे रहेंगे। इसी की खूबी है फ्यूज तार की, खुद मर जाएगा लेकिन दूसरे बचे रहेंगे। अच्छा, इसका जो गलनांक है फ्यूज तार का वो उचित होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि साथ पिघले ही नहीं खुद ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रहे कि इसका जो गलनांक है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि धारा जो है जब ज़्यादा आए तो ये पिघल जाए, ये अपन को पता होना चाहिए। और फ्यूज तार जो है टिन और लेड का लेते हैं, और जब ये पिघले तो ऐसे नहीं है कि ये तो साहब यहां से थोड़ा सा पिघला अभी तो तूतड़ा रह गया धारा में, पूरा ही पिघलना चाहिए। और कार्यकारी ताप पर इसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। ये नहीं है गर्मी पड़ रही है, गर्मी से फ्यूज तार पिघल जाए, गर्मी पड़ रही है फ्यूज तार पिघल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रहे कि कार्यकारी ताप पर इसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। संपूर्ण जो तार है जब पिघले तो पूरा पूरा पिघलना चाहिए ताकि वहां पर सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, धारा नहीं बहे और आपको हानि नहीं हो। नहीं तो वो ज्यादा धारा यदि अंदर जाएगी तो दिक्कत होगी, उपकरण आपके जल सकते हैं। ये फ्यूज तार के बारे में खूबियां आई। अब यदि फ्यूज तार यदि खुद टूट गया, पूरा पूरा डैमेज हो गया, यहां पर पिघल गया, तो ये तो कैसा हो गया, खुला परिपथ। और खुले परिपथ का प्रतिरोध अनंत होता है। तो खुले फ्यूज का प्रतिरोध भी कितना होगा, खुले फ्यूज या खुला परिपथ दोनों लिख रहा हूं मैं, खुले फ्यूज या खुला परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। प्रतिरोध कितना होता है, अनंत, क्योंकि धारा नहीं बहेगी। तो धारा नहीं बहेगी, धारा के मान में बाधा कितनी, अनंत। धारा का मान 0 कब, जब वहां पर बहुत ज्यादा कोई बाधाएं हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। सीसा और टिन का अपन लेते हैं जनरली ये 63% इसका रेशियो की यदि अपन बात करें 63 और 37% है। इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है, सामान्यतः अपन सीसा और टिन का अपन फ्यूज तार लेते हैं जिसमें अपन इनका जो रेशियो है वो मैंने अभी आपको बताया 63 और 37% होता है। लेकिन अपन इसके अलावा भी फ्यूज तार जो है उसमें याद रहे कि अपन ऐसा कोई भी अपन ले सकते हैं कि जिसका कि वहां पर जब धारा जब ज्यादा आए तो पिघल जाए, और उसको अपन एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड इनसे भी बना सकते हैं। तो फ्यूज तार को एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड से भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अपन बनाते हैं टिन और लेड से। तो ये फ्यूज तार के बारे में बातें हैं कि फ्यूज तार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मिश्र धातु होते हैं उनकी प्रतिरोधकता ताप से जल्दी प्रभावित नहीं होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूं आएंगे कि सत्य और असत्य कथन है। तो सत्य और असत्य कथन में ये सब बातें जो अपन नोट के माध्यम से लिख रहे हैं ये सब बातें आपको पता ही होनी चाहिए। तो सत्य और असत्य कथन है। अच्छा, फ्यूज तार घरों में जो मीटर होता है वहां पर भी होता है। इसके अलावा अलग अलग जगह पर अपन अलग अलग उपकरणों के हिसाब से फ्यूज तार को भी अपन अलग लगाते हैं। हर आपके एपरेटस, ट्यूबलाइट का फ्यूज अलग, उसका अलग। आजकल तो फ्यूज तार के स्थान पर अल्टरनेट आ गया, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी आ गए, लेकिन पहले के टाइम पे तो फ्यूज तार ही चलते थे हैं। अच्छा, तो फ्यूज तार। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण नोट कि ये जो मिश्र धातु है इनकी प्रतिरोधकता ताप का प्रभाव नगण्य होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है। नगण्य कम होता है, होता तो है लेकिन कम होता है। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव कम या नगण्य होता है, मतलब इनका प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत ही
कम परिवर्तित होता है। इनका प्रतिरोध जो है ये ताप परिवर्तन के साथ बहुत ही कम परिवर्तित होता है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर ये भी एक खूबी होती है। जल्दी से उतारे तेज गति से। अच्छा, अपने क्या है कि जो शरीर की बात करें, खुद का जो शरीर होता है मानव शरीर, इसका प्रतिरोध किलो ओम कोटि का होता है। किलो ओम, मानव शरीर का जो प्रतिरोध है वो किलो ओम कोटि का होता है। लेकिन क्या है कि इतना संवेदनशील है कि मिली एम्पियर जो धारा भी यदि अपने शरीर के अंदर आ जाए ना, उससे भी अपन क्या है संवेदनशील हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए, इस बात को भी मैं बताऊं कि मानव शरीर का प्रतिरोध किलो ओम कोटि का होता है, फिर भी बहुत कम धारा, मतलब मिली एम्पियर की कोटि की धारा की प्रति भी है संवेदनशील होता है। तो यहां पर मैं लिखूं इस बात को, मानव शरीर एक चालक का उदाहरण है। कई बार नहीं बोलते कि समझने के लिए, जब तार कोई छोटा पड़ जाए तो खुद जुड़ जाओ भाई बीच में, तार छोटा ऐसे जुड़ना नहीं है, समझने की बात है, क्योंकि चालक का उदाहरण है मानव शरीर, करंट आ जाइए। तो मानव शरीर का प्रतिरोध, मानव शरीर का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध किलो ओम, यहां लिख देता हूं अब इसकी लाइन में, किलो ओम कोटि का होता है। मतलब वो शरीर के हिसाब से तो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसकी ऑर्डर जो होता है ना किलो ओम, मतलब 10 की घात 3 ओम, किलो ओम कोटि का होता है। किलो का मतलब क्या होता है 10 की घात 3, किलो का मतलब 10 घात 3 और मिली का मतलब 10 घात -3 है, किलो ओम कोटि का होता है। फिर भी यह मिली एम्पियर धारा, मिली एम्पियर का मतलब क्या है बहुत ही कम धारा, मिली को छोटा एम से लिखते हैं, फिर भी यह मिली एम्पियर की कोटि की धारा के प्रति भी, मिली एम्पियर कोटि की धारा के प्रति भी संवेदनशील होता है, के प्रति भी क्या होता है संवेदनशील होता है। एकदम ऐसा लग जाता है ना संवेदनशील, ऐसे उत्तेजित से हो जाता है करंट सा, कभी लगा हो नहीं लगे, लगना भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कोई गलती से हल्का सा लगा हो, है संवेदनशील होता है। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है किलो ओम कोटि का होता है, फिर भी यह मिली एम्पियर कोटि की धारा के प्रति भी संवेदनशील होता है। और बिजली के आघात से मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, बिजली का जब करंट लगता है ना तो उसके आघात से मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है ये उत्तेजित और संवेदनशील हो जाता है। तो याद रहे, एवं बिजली के आघात, करंट, झटका, मुझे तो बहुत ज्यादा आघात लगा, झटका लगा, एवं बिजली के आघात से तंत्रिका तंत्र उत्तेजित एवं तंत्रिका तंत्र उत्तेजित एवं अनियमित हो जाता है, अनियमित हो जाता है। थोड़ा नीचे लिख हो गया ये, लेकिन मैं बोल रहा हूं तंत्रिका तंत्र अनियमित, उत्तेजित और अनियमित हो जाता है और शारीरिक गतिविधियों से अपना नियंत्रण खो देता है। शारीरिक जो गतिविधियां है उससे अपना नियंत्रण खो देता है। तो ये भी अपन को पता होना चाहिए, फिर अपन को कंट्रोल नहीं रहता खुद की बॉडी पर, जो तंत्रिका तंत्र है ना वो शारीरिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण को खो देता है। अच्छा, इसके बाद में मैं यहां पर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सब कुछ आज अपन ने पढ़ा और ये आपको याद भी होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जब यहीं पर एक बात आई तो ये जो अपन ने मिश्र धातु वो पढ़े जो अपने ज्यादातर सर्किट में काम में आते हैं। अच्छा, जो कनेक्टिंग वायर होते हैं ना, संयोजक तार, ये आ जाए क्वेश्चन कि संयोजक तार किसके बने होते हैं, ध्यान दें। ये जो अपने संयोजक तार होते हैं, जोड़ने वाले तार, ये तो अपन किसके बनाते हैं, घरों में कॉपर के, या बाहर आपने देखोगे खंभों पर एल्युमिनियम के हैं, तो इनके अपन बनाते हैं संयोजक तार। चांदी के तो क्या बनाओगे, चांदी सबसे अच्छा चालक है, लेकिन अब सबसे अच्छा है लेकिन महंगी भी तो है। चांदी के तार कहां से लाएंगे, चांदी पहनने कोई नहीं है, तार कहां से बनाएंगे भाई, चांदी की पहनने कोई नहीं है हमारे पास तो चांदी, तो तार कहां से बना लेंगे। इसलिए क्या है, बनाते किसके हैं, संयोजक तार कॉपर और एल्युमिनियम के बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और क्वेश्चन यहां पर यह है गैल्वेनोमीटर, धारा मापी को वोल्ट मीटर
की तरह। देखिए आपने जितना ने वीडियो अच्छी तरह से पूरा देखा होगा उसको तुरंत आंसर बता भी देगा कमेंट बॉक्स के अंदर खटाखट कि लो गुरुजी आपने उत्तर पूछा, क्वेश्चन पूछा और ये इसका उत्तर लीजिएगा। और ये एक्टिव पार्टिसिपेशन नजर आता है दोस्तों। इसलिए आप हमेशा अपनी जो भी चीज यहां पर मैं आपको क्वेश्चन के रूप में दूं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन दर्शाएं कि साहब इसका ये है। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी उसके अंदर अपनी जो है वहां पर खुद की एक एक्टिव पार्टिसिपेशन नजर आनी चाहिए। धारा मापी को वोल्टमीटर की तरह काम में ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। धारा मापी को वोल्टमीटर की तरह काम में ले सकते हैं। तो काम में कब ले सकते हैं? धारा मापी को वोल्टमीटर की तरह काम में ले सकते हैं। उच्च प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़कर, एक उच्च प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़कर, इसके श्रेणी क्रम में जोड़कर, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको समझाया भी था। दूसरी बात, एक उच्च प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़कर, इसके समांतर क्रम में जोड़कर है। तीसरा, एक निम्न प्रतिरोध या शंट भी आ सकता है ऑप्शन में, एक निम्न प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर, ऐसे कर देता हूं, ठीक है। और डी, एक निम्न प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़कर, एक निम्न प्रतिरोध, डैश डैश समझ में आ गई ना, एक निम्न प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़कर। तो धारा मापी को वोल्टमीटर की तरह कैसे काम में ले सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि एक उच्च प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़कर, एक उच्च प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़कर, एक निम्न प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़कर, एक निम्न प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़कर। जल्दी से उतारें क्वेश्चन को और आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर तत्काल प्रभाव से, जैसे वीडियो देख ले पूरा तुरंत आंसर आना चाहिए। लो गुरुजी, अच्छा लाइट ऑफ कर रहा हूं मैं, उतार लिया होगा जल्दी से। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर पहला। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं और दूसरा क्वेश्चन ये है, तो आपको कैसे करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। जैसा कि आप जानते हो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका आंसर जो भी है ABCD तो वो लगाना, फिर कॉमा, फिर दूसरे का आंसर जो भी है वो आपको करना है। तो दूसरा क्वेश्चन, यदि मनुष्य की तंत्रिका में धारा प्रवाहित होती है तो क्या होगा? यदि मनुष्य की, अभी बताया भी था मैंने वीडियो में, बस यही है कि क्वेश्चन देने का तात्पर्य है कि वीडियो को कितनी गंभीरता से देख रहे हैं। यदि मनुष्य की तंत्रिका नर्वस तंत्रिका में धारा प्रवाहित होती है तो क्या होगा? धारा प्रवाहित होती है तो क्या होगा? होती है तो क्या होगा? क्या कहानी होगी धारा प्रवाहित होगी तो? नंबर 1, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। वह हंसने लगेगा, धारा प्रवाहित होगी ना, करंट हंसने लगेगा, हा 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 हा, बहुत बढ़िया हो गई भाई, करंट आ गई है। रोने लग जाए, ये रोने लगता है क्या? करंट आ जाए, रोवा लग जाए, बहुत बुरो रोवा लग जाए करंट के टाइम पे है। करंट के समय की बात है, करंट के बाद में तो वो कुछ भी कर सकता है कि करंट जब लग गई उसके से छूट गया और आ गया, फिर तो वो आराम से हंस रहा है, क्या कर रहा है। तो बात है कि जब धारा प्रवाहित होती है उस समय पर क्या स्थिति होती है, धारा प्रवाहित होने के समय पर क्या स्थिति होती है। हंसने लगेगा, रोने लगेगा, उसे दर्द महसूस नहीं होगा, एक ऑप्शन ये भी है, उसे दर्द महसूस नहीं होगा। करंट के बाद में कोई दर्द नहीं। और एक ऑप्शन ये है, वह उत्तेजित हो जाएगा, वह उत्तेजित हो जाएगा। क्या होगा? तो ये 4 ऑप्शन है कि मनुष्य की तंत्रिका में धारा प्रवाहित होती है तो क्या होगा। बेस्ट आंसर इसमें से कौन सा सही है, सबसे ज्यादा अच्छा इसका ऑप्शन कौन सा बेहतर है वो आपको बताना है। तो ये दोस्तों आज अपन ने पढ़ा था एक टॉपिक जिसका नाम था विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ होता क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स उपकरण काम में लेते हैं, उनके बारे में अपन ने पूरी जानकारी प्राप्त करी है। तो ये सब कुछ आपने अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया होगा। आगे फिर एक वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।